हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बोहर एटम मॉडल। तो बोहर एटम मॉडल पढ़ने से पहले जो है हम थोड़ा सा रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में जो ड्रॉबैक्स थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रुदरफोर्ड क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। तो आपको पता है कि कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है वो अपने में से क्या निकालता है, एनर्जी जो है एमिट करता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो कंटिन्यूसली अपने में से क्या निकाल रहा है, एनर्जी निकाल रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली अपने में से जो है एनर्जी एमिट कर रहा है। तो इससे जब एनर्जी एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो उसकी वजह से जो उसका रेडियाई होगा वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी वैसे वैसे जो है रेडियाई भी कम होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस पे फॉल कर जाएगा। तो ये इसकी जो है क्या थी, ड्रॉबैक थी। तो रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और उसके बाद जो सेकंड ड्रॉबैक ये थी कि ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है अपने पॉसिबल जो है रेडियाई के अंदर जो है रिवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सो वो क्या कर सकते हैं, अपने जो उनका जो स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा होगा, एनर्जी स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा। लेकिन देखा गया है कि जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, इनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो मैंने आपको कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया अपने प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं बोहर एटम मॉडल। तो ये जो दोनों ड्रॉबैक्स थे इसको जो है सॉल्व किया था बोहर एटम मॉडल ने। तो उन्होंने क्या बोला, तो बोहर जो एटम मॉडल है दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन सम पोस्टुलेट्स। तो बोहर ने कुछ जो है अपने पोस्टुलेट्स दिए थे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या दिया था उन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व कर रहा है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और इनकी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी है आपकी, वो क्या प्रोवाइड कर रही है, नेसेसरी जो है सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है, ताकि वो क्या कर सके, आराम से जो है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अबाउट जो है रिवॉल्व कर सके। सो इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और इनके बीच में जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कर रही है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है ताकि वो सर्कुलर मोशन ऑप्ट कर सके। क्योंकि आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। वो टेंजेंशियल फोर्स जब लगती है तभी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है तो वो क्या कर सकता है, ईजिली सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। सेकेंड थिंग क्या कहा था उन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स, अब हर ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है आपको हर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं। तो ऑर्बिट सिर्फ वही पॉसिबल है जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए एच कट का। यानी कि जिनका एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, एच कट का। और एच कट को आप ये भी देख सकते हो एन एच पाई में 2 पाई, ठीक है ना। तो वही जो है इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे। सो अलाउड ऑर्बिट्स जो उन्होंने दिए थे दैट इज एल इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय में 2 पाई। तो एन आपको पता है इंटीजर है, एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, और एन को आप जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हो, जैसे 1 2 3, ठीक है ना, मेन ऑर्बिट्स बताता है ये। उसके बाद जो है आपको पता है ये जो एच कट हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो पॉस्टुलेट जिसमें एच कट हमारा यूज़ हुआ है, तो ये क्या बताता है बेसिकली, ये बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। एन की वैल्यूज हम 1 2 3 4 ले सकते हैं, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कैसा है, ये क्वांटाइज्ड है। यानी कि इसके अंदर जो है एंगुलर मोमेंटम की 1 वैल्यू हो सकती है, 2 3, इस तरह से हम कह सकते हैं डिस्क्रीट वैल्यू हो सकती है एन की। तो कैसा है हमारा एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइज्ड है। उसके बाद है नेक्स्ट पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, अलाउड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, पर वो अपने में से जो है रेडिएट नहीं कर रहा, क्या एनर्जी, वो अपने में से एनर्जी एमिट नहीं कर रहा। सो जो टोटल एनर्जी है किस इलेक्ट्रॉन की, वो क्या है, किसी भी अलाउड ऑर्बिट के अंदर क्या है, कांस्टेंट रहेगी। तो इसने ये वाली पॉसिबिलिटी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है और वो फॉल कर जाएगा सारी एनर्जी लूज करके, तो वो क्या हो गई थी, पॉसिबिलिटी वो ख़त्म हो चुकी थी बोहर के मॉडल में। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो अपने और अलाउड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व तो करेगा पर एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा,
ठीक है। सो टोटल एनर्जी अलाउड ऑर्बिट में क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी कि जो भी हमारा अलाउड ऑर्बिट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उनकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सबकी एक ही जितनी एनर्जी होगी। जैसे इस ऑर्बिट की एनर्जी से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नेक्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो इतनी ही रहेगी, हर एक की टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि इसकी एनर्जी जो है कम होती जाएगी, नहीं, इसकी सेम एनर्जी रहेगी। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट हैविंग एनर्जी, मान लो En, टू अ लोअर ऑर्बिट हैविंग एनर्जी En2, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज गिवन बाय। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है जब हायर ऑर्बिट से, जिसको हमें दिया हो En1, ठीक है, इससे जो है लोअर ऑर्बिट में जब जंप करेगा, En2 में जंप करेगा, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एमिटेड रेडिएशन की वो किस तरह से लिखी जा सकती है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एच न्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, जितनी एनर्जी वो एमिट करेगा वो किसके इक्वल होगी, इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस के इक्वल होगी। तो ये बात मेरी दोबारा से समझ लें, क्या कह रखा है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इज़ योर, मान लो इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी, ये जो ऑर्बिट की एनर्जी मान लो En2 है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट हैज़ एनर्जी En1। तो इलेक्ट्रॉन जब En1 से जो है En2 में जंप करेगा तो जितनी एनर्जी वो रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, क्वांटा, ठीक है। तो जितनी एनर्जी रेडिएट करेगा दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट्स, ये दोनों एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस के इक्वल होगी, यानी कि En1 माइनस En2, ठीक है, क्लियर हो गया। या फिर आप ये भी कह सकते हो En2 जो है माइनस En2 माइनस En1, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस के। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी एमिटेड रेडिएशन क्या होगी, En2 माइनस En1 बाय में H। क्लियर हो गया ये चीज़, तो वही कह रखा है। तो ये तो से सारे बोहर के पोस्टुलेट्स। तो बोहर ने जो है सबसे पहले जो है ये तो थ्योरी जो उन्होंने दी थी, तो सबसे पहले बोहर की जो पोस्टुलेट्स है तो उन्होंने जो है इसका यूज़ करके दो बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम उन्होंने दी। तो उन्होंने ना बेसिकली हाइड्रोजन एटम का जो है स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं हाइड्रोजन एटम का जो स्ट्रक्चर जो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, कौन सा, रुदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कि हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम आना था वो कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम आना था, पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि वो कैसा स्पेक्ट्रम था, आपका लाइन स्पेक्ट्रम था। तो ये जो है ड्रॉबैक किसने सॉल्व की, फिर से बोहर ने दी, बोहर ने सॉल्व की। तो बोहर ने क्या माना, बोहर ने माना कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है ना, बेसिकली उसके अंदर क्या है, एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है, एक प्रोटॉन है और एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बाहर। तो एटॉमिक नंबर जो है इसका क्या है, यूनिटी है। उसके बाद क्या कह रखा है कि हम मान के चलेंगे, यहाँ पे हम जो है न्यूटन्स के लॉ लगाएंगे और कूलम्स लॉ ऑफ फोर्सेस हम लगाएंगे, यानी कि कूलम्स लॉ कौन सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, कि दो चार्जेस के बीच में जो है कौन सी फोर्स लगती है, कूलम फोर्स लगती है। तो ये दोनों जो न्यूटन लॉ और कूलम फोर्स को इन्होंने जो है मेन इंपॉर्टेंट माना इस एक्सप्लेन करने के लिए एटम का स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के अराउंड जो है कोनिक सेक्शन बना रहा है, ठीक है, उसका जो पाथ जो कैसा है, कोनिक है। तो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने माना हाइड्रोजन है, इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन है उसका चार्ज कैसा है, प्लस ही है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, माइनस ही है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर जो है रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, और जिस सर्कुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस कैसा है, आर है। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है वो आपकी कौन सी होती है, कूलम फोर्स होती है। तो वो क्या कहती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो वही लगा रखा है कि एफ इज इक्वल टू, दोनों का चार्ज क्या है, ई बाय में आर स्क्वायर, 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स होती है ना दो चार्जेस के बीच में, वो उनके मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, तो मैग्नीट्यूड के क्या होता है, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के डिफरेंस के। जो दो चार्जेस जिस डिस्टेंस से सेपरेटेड है उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इसको हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने लिख दी। उसके बाद है, मैंने क्या बोला था, बोहर का सेकंड लॉ याद करो, तो सेकंड पोस्टुलेट याद करो, तो वो क्या कहता है कि जो आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, तो
ये जो है क्या प्रोवाइड करेगी, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई प्रोवाइड करेगी। तो यानी कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो एफ ई किसके इक्वल होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के आपकी एम वी स्क्वायर बाय में आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एम वी स्क्वायर बाय में आर। तो यहाँ पे ये भी याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन है उस ये जो फोर्स, जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में लगेगी। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, ठीक है, हमने यहाँ तक निकाल लिया। तो यहाँ से मैं एम वी स्क्वायर लिखूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई स्क्वायर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब बोहर का जो है, दिस इज योर फर्स्ट पोस्टुलेट एक्चुअली। तो बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट था वो क्या कहता है कि जो हमारे पास एम वी आ रहा है दैट इज इक्वल टू एन एच पाई में 2 पाई। तो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा, एच बाय में 2 पाई होगा, ठीक है। तो ठीक है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय में 2 पाई। तो यहाँ से वी वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, तो मान लेते हैं क्या आ जाएगी, एन एच बाय में 2 पाई एम आर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सबको। अब हम क्या करेंगे कि ये जो वेलोसिटी है, हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी की वैल्यू जो है सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जब मैंने ये वेलोसिटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगी तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम बाय में आर। तो ये सब्सटीट्यूट किया तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ये सारी जो टर्म्स है, एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, इसको अगर हम भूल जाएं तो ये डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है ना, ये है दैट इज़ द रेडियस, ठीक है ना, ऑफ एनथ ऑर्बिट, ठीक है ना। तो एनथ ऑर्बिट जो अलाउड रेडियाई है एनथ ऑर्बिट का, उसका जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल आया, आपका एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियाई किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिला कि जो रेडियाई ऑफ nth ऑर्बिट है वो किसके इक्वल है, आर इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अगर एन की वैल्यू अगर हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ, इक्वेशन थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय में 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, ये हमने निकाली थी। तो जब आप एन को सब्सटीट्यूट करोगे 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप रेडियस, अब ये क्या, R1 क्या बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है, तो हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है आपके पास, इट कम्स आउट टू बी, जब आप सब्सटीट्यूट करोगे एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, ये सब सब्सटीट्यूट करोगे 4 × पाई स्क्वायर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9। तो यहाँ पे 3.1.4 का होल स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 × 10⁻31, और चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो क्या निकल के आया, 0.53 एंगस्ट्रॉम। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका रेडियस हमें पता लग गया। अब हमें फाइंड आउट करनी है कि उसकी एनर्जी क्या है, ठीक है ना। वी वांट टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है हमारे न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज़ अगर मोशन के अंदर है तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है। काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली क्या है, एनर्जी पोजेस ड्यू टू मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज हाफ एम वी स्क्वायर। मान लो वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी आपकी, इक्वेशन नंबर 3 जो है वो क्या थी हमारे पास, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, वो क्या थी हमारे पास, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ से जो एम वी स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगी, ई स्क्वायर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे निकालनी हुई इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी वही चार्ज का प्रोडक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दैट इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ई इंटू माइनस ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई स्क्वायर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल एनर्जी अगर मैं लिखूँ दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, 1/2 E² 4πε0 r है, माइनस E² में 4πε0 r। तो जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी माइनस E² में 8πε0 r। सो जो टोटल एनर्जी जो है हमारे पास निकल के आई है, दैट इज E माइनस E² में 8πε0 r। अब यहाँ पे जो r है, r हमारे पास क्या निकला हुआ था, मैंने बार बार आपको बताया है, r हमारे पास क्या था, n²h²। ये आपको लर्न हो जाना चाहिए, 4πε0 जो हमने कैलकुलेट किया, 4π² m E², ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम जो है इस r की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये नीचे हो जाएगा n²h², 4πε0, और ऊपर क्या चला जाएगा, 4π² m E², ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी जो निकल के आएगी आपके हाइड्रोजन एटम की, तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो क्या निकल के आई, -me4 8ε0² n²h²। सो टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी नेगेटिव, और क्या निकल के आई है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं nth ई की जगह में अगर nth ऑर्बिट की बात करूँ, ठीक है, तो ई की जगह मैं किससे रिप्लेस कर दूँ, ई एन से रिप्लेस कर दूँ। सो ई एन से रिप्लेस कर दूँ, तो दैट विल गिव अस द अलाउड वैल्यू ऑफ एनर्जीज। तो क्या निकल के आई है हमारे पास, ई एन इज इक्वल टू -me4 8ε0² n²h²। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या निकल के आई, अलाउड एनर्जी वैल्यूज हमारे पास एनर्जी की निकल के आई। अब उसके बाद है हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, ठीक है। अब इसका जो है लास्ट पोस्टुलेट क्या कहता था बोर का, कि जो इलेक्ट्रॉन है जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, तो एच न्यू जो है दैट इज इक्वल टू, जो एनर्जी एमिट करेगा दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट्स। तो दैट इज बेसिकली योर लास्ट लो, ठीक है ना, लास्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटम मॉडल। तो ठीक है, हम वही अप्लाई करेंगे। तो मान लो कि पहले स्टेट की जो एनर्जी थी दैट इज En2, एंड अब जो एनर्जी है दैट इज En1, ठीक है ना। En2 से वो En1 में जंप किया, हायर ऑर्बिट इज N2 एंड लोअर ऑर्बिट इज En1, ठीक है। तो En2 इज इक्वल टू, En2 की भी एनर्जी क्या होगी, वही होगी me4 8π8ε0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 का स्क्वायर बाय में h², ठीक है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली है, ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम, वो ये निकल के आई थी। तो N2 स्टेट के अंदर ये आ गई, N1 स्टेट के अंदर क्या आ जाएगी, यहाँ पे N1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप, इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, तो क्या आ गया, me4 8ε0 h², 1 में n1² माइनस 1 में n2²। तो दैट एनर्जी जो है इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, ये जो एनर्जी एमिट हुई है इन द फॉर्म ऑफ क्या, रेडिएशन। तो एच न्यू जो है हमारे पास किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन क्या हो जाएगी, न्यू इज इक्वल टू En2 माइनस En1। तो न्यू इज इक्वल टू En2 माइनस En1 बाय में h। तो ठीक है, न्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, me4 8ε0², यहाँ पे क्या हो जाएगा h3 1 में n1² माइनस 1 में n2²। तो यहाँ से हमारे पास, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि न्यू इज बेसिकली, अब यहाँ पे हमारे पास न्यू इज c में लैम्डा, तो यहाँ पे c में लैम्डा इज इक्वल टू me4 8ε0² h3 1 में n1² माइनस 1 में n2²। तो वेव नंबर अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो वेव नंबर क्या कहता है कि आपको पता है कि हम जो भी निकालेंगे सारा इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर हम कैलकुलेट करेंगे। तो वेव नंबर के टर्म्स में अगर हम निकालूँ, मैंने क्या किया, सी को नीचे ले गए, तो सी यहाँ आ गया। तो वेव नंबर क्या होता है, दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो वेव नंबर को आप न्यू बार से रिप्रेजेंट करोगे, और वो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, न्यू बार इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म दैट इज कांस्टेंट, उसको नाम दिया आर, ठीक है, 1 में n1² माइनस 1 में n2²। और दिस आर जब हमने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू जब हमने सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, इन सब की वैल्यू हमने जब सब्सटीट्यूट करी, इट कम्स आउट टू बी 1.097 × 10⁻7 m इनवर्स, ठीक है, मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है, ये क्या कहलाता है आपका, रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हमने जो है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर जो है हमने जो है निकाल लिया, ठीक है। तो रेड आर क्या है आपका, रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हमने वेव नंबर जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली ऑफ एमिटेड रेडिएशन, और हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, वेव नंबर ऑफ एमिटेड रेडिएशन, ठीक है।
सो 1 बाय में लैम्डा इज बेसिकली नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, इसको न्यू बार से हमने रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो सीरीज थी ना वो बिल्कुल सेम थी जो बेलमर की सीरीज थी। तो बेलमर ने जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमें दिया था, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेलमर सीरीज, ठीक है ना, एच अल्फा एच गामा बीटा, जो हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो ये जो है बेसिकली क्या थी, बिल्कुल सेम निकल के आई थी। सो जो भी हाइड्रोजन एटम में से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उनको जब हम प्रिज्म के या ग्रेटिंग के थ्रू एनालाइज करते हैं तो कैसी नज़र के आती हैं, हमें एक लाइन की फॉर्म में नज़र आती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चला कि जो स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन का वो कैसा स्पेक्ट्रम था, आपका लाइन स्पेक्ट्रम था। तो अब हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो क्या किया, हाइड्रोजन एटम को हमने क्या किया, उस पर से जो रेडिएशंस निकली उसको प्रिज्म में से पास किया, तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिला वो कैसा मिला, लाइन स्पेक्ट्रम मिला। तो यहाँ से हमारे पास जो लाइन स्पेक्ट्रा जो है बेसिकली उसके अंदर जो है 6 सीरीज हमें मिली। तो वेव नंबर किस तरह से लिखा गया है, दैट इज आर इंटू 1/(n1)² माइनस 1/(n2)²। तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिला ना उसके अंदर जो है 6 तरह की जो है सीरीज थी। सबसे पहली सीरीज थी लेमन सीरीज। लेमन सीरीज कब मिलती है हमें, जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है। याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो हमें कौन सी सीरीज मिलती है, आपकी लेमन सीरीज मिलती है, ठीक है। तो न्यू बार इज इक्वल टू आर 1 यहाँ पे n1 क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, और माइनस ऑफ n2 का स्क्वायर। तो ये जो सीरीज हमें मिलती है वो यूवी विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है, ठीक है ना, यूवी रीजन के अंदर लाई करती है आपके। तो n2 आपका कुछ भी हो सकता है, 2 3 4, यानी कहने का मतलब ये है, दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज योर इलेक्ट्रॉन आउटसाइड कह लो, ठीक है, ऑर्बिट्स। तो जब n1 दिस इज योर फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज योर n2 n3 और n4, तो इनमें से कोई सी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट में अगर जंप करेगा, तो कोई सी भी हायर ऑर्बिट से जब फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो हमें जो सीरीज मिलेंगी वो कैसी सीरीज होंगी, आपकी लेमन सीरीज होंगी। और जो है ये जो है यूवी रीजन के अंदर लाई करेगा। ऐसी बेलमर सीरीज में क्या होगा, हायर ऑर्बिट से अगर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो बेलमर सीरीज मिलेंगी, यानी कि हायर ऑर्बिट कौन सी 3 4 5 6 हो सकती है, लेकिन जंप कहाँ करेगा, सेकंड में, तो ये जो है विजिबल रीजन में लाई करेगी। ऐसी पार्शियल हमें मिलेगी जब हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, यहाँ पे से करेक्ट कर लो, थर्ड ऑर्बिट में जब जंप करेगी तो हमें कौन सी मिलेगी, पैशन। तो n1 क्या हो जाएगा 3 और n2 क्या हो जाएगा 4 5 6, तो ये IR रीजन के अंदर लाई करेगी। ऐसी फोर्थ हमें मिलेगी, फोर्थ में क्या होगा, हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप करेगी, तो ये जो सीरीज होगी दैट इज योर ब्रैकेट सीरीज, ठीक है ना। तो ये जो है होगी आपके पास। सिमिलरली हमें ये हायर रीजन के अंदर लाई करेगी। पी फंड का कब होगी, जब हायर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करेगी। सो इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करेगा, ठीक है ना, तो हमें पी फंड सीरीज मिलेगी और ये हायर रीजन के अंदर लाई करेगी। ऐसी हम्फ्री सीरीज, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से 6 ऑर्बिट में जंप करता है, तो यहाँ पे n1 हमारा 6 हो जाएगा, n2 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है हमारे पास क्या थे, इस तरह से जो है ये एक तरह का हमें फॉर्मूला मिल गया जिससे हम जो है सभी सीरीज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इसी को ही हमने जो है एक एनर्जी लेवल डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया है ऑफ वेरी स्टेशनरी स्टेट, तो उसको क्या नाम दिया, गोशल्स डायग्राम। तो डायग्राम कैसा है, इस तरह से आपके पास, तो क्या यहाँ पे ये n1 है, ये n2 n3 n4, ठीक है ना। तो आप हायर ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप करेगी तो लेमन सीरीज, हायर ऑर्बिट से आपका सेकंड में जंप करेगी तो कौन सी सीरीज होगी, आपकी बेलमर सीरीज, ठीक है। ये थोड़ा सही नहीं बना रखा तो आप इसे सही कर लो, ठीक है। तो n1 में दैट इज लेमन, जब 2 पे जंप करेगी, जिसको 2 बोला हुआ इन्होंने, वो बेलमर, ठीक है ना। 3 पे पार्शियल, 4 पे ब्रैकेट पी फंड, ठीक है ना। ऐसी हमें क्या मिलेगी, हम्फ्री, जो हायर ऑर्बिट से 6 में जंप करेंगे तो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सीरीज जो हमें मिलती है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी लेवल डायग्राम अगर हाइड्रोजन एटम का हमें बनाना है तो टोटल एनर्जी हाइड्रोजन एटम की अगर मैं कैलकुलेट करूँ, सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, me4 8 एप्सिलॉन नॉट n² h² सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो -2.17 इंटू 10⁻⁻18 n² बाय में n² जूल आ जाएगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लूँ तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, -13.6 बाय में n²। तो एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम की फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 13.6 बाय में 1 यानी 13.6, ठीक है। ये है ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम की। उसके बाद जब हम 2 3 4 हम करते हैं दैट इज हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आती है 13.6 निकल के।
2 पुट करोगे तो 4 से डिवाइड होगा तो ये 3.49 कुछ आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपकी एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। ऐसी एनर्जी सेकंड एक्साइटेड स्टेट की आप कैलकुलेट कर सकते हो हायर की। तो जब हायर सीरीज से फर्स्ट में जंप करेगा तो लेमन सीरीज, हायर सीरीज से सेकंड में जंप करेगा तो बाल्मर, हायर सीरीज से थर्ड में जंप करेगा तो पैशन, ऐसी फोर्थ में ब्रैकेट एंड देन फिफ्थ में पीफंड एंड सिक्स्थ में हम्फ्री। तो ये जो है आपको एनर्जी से सारी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो लिमिटेशंस इसकी बस थोड़ी सी और बता देते हैं आपको कि लिमिटेशंस क्या थी कि बोहर एटम मॉडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही एटम थे जिसके अंदर जो है ये जो है सिर्फ उन पे अप्लाई था जिनके पास जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और जैसे हायर इलेक्ट्रॉन यानी कि जिनके पास ज़्यादा लिथियम है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका इन सबका हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर जब अप्लाई किया गया बोर थ्योरी तो ये जो है इसकी जो प्रिडिक्शन थी वो गलत निकल के आई थी, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी लाइन्स आई थी जो नज़र ही नहीं आई थी, ठीक है ना, आर नॉट ऑब्जर्व एट ऑल। तो उस मतलब बोहर थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी हायर इलेक्ट्रॉन्स को के स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, एटम के। उसकी वजह से स्पेक्ट्रल लाइन्स को जब हमने हाई पावर रेजोल्यूशन में देखा गया, अभी ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स आई हैं इनको मैंने हाई पावर रेजोल्यूशन में देखा, तो ये जो हर स्पेक्ट्रल लाइन जो है फर्दर जो है बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन्स में जो है वो क्या नजर आई, टूटती नजर आई, ठीक है ना, कंजेस्ट नजर आई बहुत सारी। एक स्पेक्ट्रल लाइन हमें ऐसी नजर आई कि बहुत सारी लाइन से मिलकर बनी, ठीक है ना, बहुत सारी क्लोजली स्पेस लाइन्स हैं। तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन लाइन्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो है कुछ ऐसी लाइन्स आई थी, अब देखो कुछ ऐसी लाइन्स में नज़र आई जो बहुत डार्क थी और कुछ बहुत ही ब्राइट थी, तो यानी कि इंटेंसिटी जो थी उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वो बहुत ही। उसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट कर रहा था, हमने एज्यूम कि सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है जिसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या h पाई में 2 पाई। तो ये भी क्या था, आर्बिट्ररी था, इसका कोई रीज़न इन्होंने कुछ नहीं दिया, अपने आप ही बोल दिया कि हाँ भी ऑर्बिट जो है वो कैसा सर्कुलर है, पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी इस चीज़ की। तो ये सारे क्या थे इसके लिमिटेशंस थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।